जय हिंद मेरे दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करेंगे। आज के इस वीडियो हम लोग जो आपका क्लास 10 का जो साइंस है उसका जो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर यूँ बोलो कि आएंगे ही, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका सेट नंबर 1 है। इसी प्रकार से मैं 5-6 सेट करवा दूंगा। और बेसिकली मैं बात करूँ तो ये सेट 1 का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद और एक वीडियो आएगा। मतलब आपका 3 सेक्शन में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। एक सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में वे सारे प्रश्न होंगे जो आपका 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपका सेक्शन सी में वे सारे प्रश्न होंगे जो आपके सबसे बड़े वाले 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका सेट 1 का पार्ट 1 है, इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी को कवर करेंगे। और जो आपका पार्ट 2 है उसमें हम लोग सेक्शन सी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो को देखिए। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए फ्री है, कमेंट कर लीजिएगा। ठीक ना, सभी कुछ के लिए जवाब दिया जाएगा। और बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जाकर ज्वाइन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट होता है। आप लोग टेस्ट दोगे तभी ना नंबर लाओगे, सीधा सीधी बात है। तो इसलिए वहाँ जाके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं बात करेंगे। तो देखो बेसिकली ये आपका सेक्शन ए का, यहाँ पे सेक्शन ए लिख लीजिएगा, सेक्शन ए। ठीक ना, तो देखो सेक्शन ए का सबसे पहला प्रश्न लिखा है आपके पास, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। सिर्फ किन्हीं 2 गुणों को बोला था मैंने, पर बहुत सारा गुण लिख कर ले आया आपके लिए, ताकि अगर ये प्रश्न बाय द वे आपका 3 नंबर का या सपोज 5 ही नंबर का पूछ लिया तो भाई साहब आपके लिए बैकअप होना चाहिए, बैकअप प्लान होना चाहिए। ठीक ना, कोई गारंटी नहीं कि मैं जो सेक्शन ए में करा रहा हूँ जिसमें से 2 नंबर का प्रश्न होगा वो 2 ही नंबर में पूछेगा और 3 नंबर में भी डाल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण हम लोग लिखेंगे। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता क्या, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर मैग्नेट है, ठीक ना, चाहे वो आपका अस्थायी चुंबक हो या अस्थायी चुंबक हो, ठीक ना, अगर चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनता है। तो उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं एक छड़ चुंबक लूँ इस प्रकार से, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल है, तो होता क्या है कि चुंबक इस प्रकार से, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस प्रकार से निकलती है, इस प्रकार से निकलती है, चुंबक से, किसी भी चुंबक से निकलती है। ठीक है, तो ये जो लाइन से निकल रही है, असल में ये लाइन होती नहीं है जिंदगी में, ये सब काल्पनिक रेखाएं। क्या है? काल्पनिक रेखाएं। ये सब क्या है? काल्पनिक रेखाएं। तो बेसिकली सबको एज्यूम किया गया है। तो भाई साहब जो ये काल्पनिक रेखाएं या फिर होती क्या, इनकी क्या क्या गुण हो सकती है, क्या क्या प्रॉपर्टियां, जो वही सब पूछा गया। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस छड़ चुंबक की बात करूँ, इसमें मान लो इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव इधर हो गया, दक्षिणी ध्रुव इधर हो गया। तो क्या होगा कि चुंबक के बाहर में, असल में यहाँ पे लिखना चाहिए था चुंबक के क्षेत्र के चुंबक के बाहर में चुंबक की क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती है। आप लोग ऐसे लिखिएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि ये चुंबक का बाहर का एरिया है, ये वाला पूरा। ठीक ना, तो इसमें होता क्या है, होता कुछ इस प्रकार से है कि चुंबक के क्षेत्र इस प्रकार से निकलता है, चुंबक क्षेत्र रेखा, और जाके इस तरह करके साउथ पोल में जाके इंटर कर जाता है। उत्तरी ध्रुव से निकलकर आपका दक्षिणी ध्रुव में इंटर कर जाता है। इस प्रकार से निकल के जाता है, इस प्रकार से, समझे? चारों तरफ इस प्रकार से होता है। 3D में देखोगे तो सभी और ऊपर नीचे 10 दिशा में ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एन से निकलकर एस में जाके समाहित हो जाता है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऐसा ही होता है कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैं बात करूं किसी भी, मान लो, क्योंकि देख लो कि ये आपका छड़ चुंबक है, तो छड़ चुंबक में अनेकों बहुत सारी अनंत चुंबक क्षेत्र रेखाएं होती है। ठीक है, तो कोई भी एक चुंबक क्षेत्र रेखा को अगर आप लोग पकड़ लोगे तो देखना वो इस प्रकार से घूम के जाएगा और एक क्लोज लूप बनाएगा। यानी कि देख लो कि ये आपका एक बंद, एक वक्र जैसा बन रहा है, एकदम बंद वक्र जैसा बनेगा। ठीक है, प्रत्येक चुंबकीय क्षेत्र रेखा, याद रखिएगा बात, क्या बनाती है? एक बंद वक्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया जो कि आप लोग देखोगे यहाँ पे इस पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, पर देखिए मैं समझाना क्या चाहता हूँ वो समझो। बेसिकली ये चुंबक है आपके पास, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल है। ठीक है, तो होता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र बनाती है, जिस कारण से आपको ऐसा प्रतीत होता है कि देख लो बाहर की ओर तो ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है, लेकिन चुंबक के अंदर में चूंकि ये बंद वक्र बनाती है, इस कारण से लगता है कि साउथ से नॉर्थ जा रही है। तभी ना ये पूरा बंद वक्र बनेगा, एक बंद लूप बनेगा। फिर समझ लो कि ऐसा समझो ना कि बंद वक्र मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि ये आपका एक बंद वक्र है, तो यहाँ पर अगर चींटी रख दिया तो चींटी कहीं से बाहर निकल नहीं पाएगा, तो वो समझ लो बंद वक्र है। तो उसी प्रकार से अगर ये आपका छड़ चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, इस प्रकार से क्या होता है कि चुंबक क्षेत्र रेखा बंद वक्र बनाते हैं। अगर इस चुंबक के क्षेत्र रेखा के बीच में अगर एक चींटी रख दिया जाए तो वो निकल नहीं पाएगा, तो वो बंद
बंद वक्र हो गया इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि चुंबक के बाहर में वो उत्तरी ध्रुव से आपका दक्षिणी ध्रुव में ट्रैवल करती है, जबकि चुंबक के अंदर में चूंकि उसे क्लोज लूप बनाना पड़ता है, एक बंद वक्र बनाना पड़ता है, उस कारण से हम लोग को ये प्रतीत होता है कि जो चुंबक की क्षेत्र रेखा है वो कहाँ चुंबक के अंदर में क्या होती है कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवेश करती है, फिर गमन करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है, अब उसी प्रकार से देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको तो लिखना भूलेगा नहीं, कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, आप क्यों नहीं काटती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, उसका बाद लिखा कि ये जैसे कि मैंने बोला ये एक बंद वक्र का निर्माण करती है, ये भी आपका एक प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, अर्थात वहाँ चुंबक के क्षेत्र मजबूत होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर ये आपका एक क्षण चुंबक है, मैं सिर्फ क्षण चुंबक नहीं बोल रहा, कोई भी प्रकार का चुंबक है, ठीक ना, चाहे एक तार क्यों नहीं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा, तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना, क्योंकि देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो भी एक मैग्नेट है, भले अस्थायी मैग्नेट है पर मैग्नेट है। तो ऐसा चीज जिसके पास मैग्नेटिक गुण है, चुंबक है वो, तो सबको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है। सबका बनाने का अलग अलग तरीका है पर सब बनाता है। ठीक ना, तो होता ये है कि कोई भी चुंबक क्षेत्र रेखाएं दो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। साथ ही साथ होता ये है कि जैसे चुंबक, ये आपका चुंबक है, जो चुंबक के समीप जो चुंबक की क्षेत्र रेखाएं होती है ना, वो थोड़ा घनी होती है, सामने सामने होती है। क्या होती है? सामने सामने होती है। और जैसे जैसे आप लोग चुंबक से दूर जाते जाओगे, वो चुंबक क्षेत्र रेखा बढ़ती चली जाएगी, फैलती चली जाती है, दूर होती चली जाती है। तो वही चीज लिखा हुआ है। आप चूंकि देख रहे हो ये आपका क्षण चुंबक है, इस चुंबक के सामने में चुंबक की क्षेत्र रेखा सामने सामने है, यानी कि बात यह है कि यहाँ पे जो चुंबक के क्षेत्र होगा वो अधिक मजबूत होगा। यहाँ पे अगर कोई चार्ज को अगर लेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा बल महसूस करेगा, समझे। और जैसे जैसे आप लोग चुंबक से दूर लेते जाओगे, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पे, तो बताओ कि किस चार्ज में ज़्यादा चुंबक के बल लगेगा? इस सामने वाला में ना, और दूर वाला में कम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके इर्द गिर्द में, क्योंकि ये चुंबक के सामने है, जिस कारण से यहाँ पे चुंबक की क्षेत्र रेखा बहुत ज़्यादा घनी होंगी, और ऊपर में ये दूर में है, तो इस कारण से यहाँ बहुत ही कम होगा कम होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया आपको बात? तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट नंबर का पॉइंट, कि ध्रुवों से जितना दूर जाओगे वैसे वैसे चुंबक की क्षेत्र रेखा विरल होती जाती है। विरल का मतलब क्या होगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा सघन माध्यम, विरल माध्यम। मुझे विरल माध्यम थोड़ा अच्छा लगा यहाँ पे, इसलिए मैंने विरल माध्यम लिखा। विरल मतलब क्या होता है कि खाली खाली, यानी कि चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के बीच का डिस्टेंस क्या होता है कि बढ़ता चला जाता है, अर्थात जो होगा वहाँ चुंबक के क्षेत्र कमजोर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो 2 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पे आया हुआ है कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जो वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा। आपको पता है कि अवतल दर्पण में हम लोग बिंब को 6 जगहों पे रख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि उत्तल दर्पण में मैं बात करूं तो उसमें 2 जगह पे रख सकते हैं। और अगर लेंस में बात करूं तो उत्तल जो लेंस होता है उसमें 6 जगह पर रख सकते हैं, और अवतल जो आपका लेंस होता है उसमें हम लोग 2 जगहों पर रख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और जब मैंने आपको लाइट वाला चैप्टर लिया था, आप लोग का मैंने लगभग सभी चैप्टर का शायद 1-2 चैप्टर बचा, तो वो भी मैं कवर करा दूंगा। जिस सभी चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया। अगर आप लोग वहाँ से कर लेते तो आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। बहुत सारा क्वेश्चन, मैं तो बोल सकता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अच्छा से सुन लिया आपने मेरा बात तो। और साथ साथ एक बार जैसे ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लोगे आप लोग, अगर देखे नहीं हो तो, और पुराने व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि उसको देखने के बाद आपको एक बार एनसीईआरटी रीड करना पड़ता है। इतना कर लेते तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ में आ रहा है ना आपको बात? चाहे आपको समझ में आए एनसीईआरटी चाहे ना, ये रीड जरूर करना। ठीक है, एक दिन का तो काम है, एक दिन में 2-2 चैप्टर करके निपटाओ ना, क्या दिक्कत है? ठीक ना। और मैंने आपको लाइट इस प्रकार से अच्छे से बहुत अच्छे से समझाया था लाइट वाला। साथ ही साथ आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि देख लो, जब आपका अवतल दर्पण होता है जिसमें से जब आपका प्रतिबिंब इस सी पर होगा वक्रता केंद्र पर, तो आपको पता होगा कि वो सी पर ही बनता है। बस क्या होता है कि वास्तविक तथा उल्टा बनता है और समान साइज का बनता है। ठीक है, तो उतना कुछ नहीं पूछा था, बाकी ये आपका डायग्राम हो गया। आप लोग चाहो तो ये एक्स्ट्रा कुछ लिख सकते हो कि भाई साहब जब प्रतिबिंब सी पर बनता है तो वो कहाँ बनेगा, बिंब जब सी पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। अब उसका साइज क्या होगा? समान साइज का होगा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। आप लोग लिख सकते हो ये सब। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, भाई साहब बताओ उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उदाहरण दें तो उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल एवं क्षारीय दोनों प्रकृति के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बात। और ऐसे में एग्जांपल की बात करो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न लिखा है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो भाई साहब आधुनिक आवर्त नियम का मतलब ये है कि सीधा सीधी मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक याद रखने का, कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पर आधारित है? आपको पता होगा कि परमाणु संख्या पर आधारित। आई होप कि आपको पता होगा। तो ये चीज यहाँ पे लिखा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों और उनके यौगिकों के गुण
उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, उनके फंक्शन में होते हैं, परमाणु नंबर के, ठीक ना, एटॉमिक नंबर के फंक्शन में होते हैं, ठीक है। पर इतना आप लोग याद रख सकते हो ना, कोई दिक्कत ही नहीं कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं जब भी आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे तो, ठीक है। और अगर मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। क्यों? क्योंकि मेंडलीव का जो था उन्होंने यूँ समझ लो कि उन्होंने द्रव्यमान से मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी को निर्माण किया था, ठीक ना। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी किस पर डिपेंड करता है? परमाणु संख्या पर। तो इस कारण से याद रख सकते हो। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पीत रस का क्या कार्य है बताइए। सबसे पहले तो बात आपसे एक सवाल कि भाई साहब पीत रस क्या है, आप लोग ये बताना मुझे कमेंट करके। कहाँ से स्रावित होता है, या इसमें कौन कौन सा अम्ल स्रावित होता है, इस अम्ल या क्षार क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे तो आपको थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा कुछ चीज़ें। जैसे कि देखो, जो आपका पीत रस का जो कार्य है वह निम्न प्रकार से, जैसे कि पीत रस क्षारीय प्रकृति का होता है, ये तो आपको पता ही चल गया। तो आपको तो ये तो ढूंढने की जरूरत नहीं कि अम्ल या क्षारीय। बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा अपना क्या राय है आपका, सो ठीक है। उसके बाद लिखा है कि जिस कारण अमाशय में भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। क्या करता है? अमाशय में भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। अरे मुंह में कीड़ा घुस गया मेरा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। लग रहा है कीड़ा तो अम्लीय था, खट्टा लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ है कि जिस कारण अमाशय में भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। यानी कभी अगर मान लो पेट में अगर बहुत अम्लीय हो जाए, समझे ना, तो बहुत सारा चीज़ जो होता है बहुत हद तक पीत रस उसको न्यूट्रल कर देता है, क्योंकि पीत रस से छाड़ देता है वहाँ पे जाके, तो हमारे भोजन का जो अम्लता होता है उसको वो कंट्रोल करता है। समझ में आ गया आपको? ये चीज़ हो गया। उसके बाद क्या करता है? भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को भी नष्ट करने का ये काम करता है पीत रस। साथ ही साथ एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कार्य होता है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है यह आंत की दीवारों को क्रमाकुंचक गति के लिए उत्तेजित करता है। अगर हमारी आंत क्रमाकुंचक गति नहीं करेगी तो भाई साहब समझ लो हमारा पेट से नहीं निकलेगा, सीधा सीधी बात। आप क्या नहीं निकलेगा? कचरा नहीं निकलेगा, लैट्रिन नहीं निकलेगा, जो समझना समझ लो, ठीक है। आंत में जाकर वो ट्रैप होकर रह जाएगा, फंसा हुआ रह जाएगा। क्रमाकुंचक गति यूँ होता है, समझ लो, मैं समझाना चाहूँगा। देखो, ये मान लो कि आपका कोई आंत है, यहाँ मान लो एक भोजन का टुकड़ा है, ठीक ना। तो होता ये है कि क्रमाकुंचक गति में क्या होता है कि ये जो जस्ट यहाँ पे भोजन है, तो इसके यहाँ पे जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो आंत है वो आपस में दबता है। इस प्रकार से क्या होता है कि दब जाता है। दबने के कारण यहाँ पे जो भोजन है वो आगे बढ़ा चला जाता है, और इसी प्रकार से ये आंत दबते दबते मतलब सिकुड़ते रहता है, सिकुड़ते फैलते रहता है। इसी को बोलते हैं क्रमाकुंचक गति, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी उत्तेजित करता है, माने इसको प्रेरित करता है। कौन करता है? आंत रस करता है, ठीक है। बाकी हमारा ब्रेन का तो कार्य है ही। यहाँ पे लिखा है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दें। तो खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं भाई साहब? जैसे देखो, मैं सबसे पहले खाद्य श्रृंखला का उदाहरण पर बात करना चाहूँगा, तब आप लोग बेटर समझ पाओगे और कुछ मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि समझो, जैसे आप लोग देख सकते हो घास, घास को कौन खाता है? कीट खाता है। घास को कौन खाता है? कीट खाता है। कीट को कौन खा सकता है? मेढक खा सकता है। मेढक को कौन खा सकता है? सांप खा सकता है। सांप को कौन खा सकता है? बाज खा सकता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका एक खाद्य श्रृंखला। ऐसा क्या हो रहा है कि देखो, यहाँ पे ये हो रहा है कि देखो, ये जो घास है, ये कीट है, ये मेढक है, ये सांप है और बाज है, ये जो पांचों का पांचों चीज़ ये आपस में एक दूसरे के निर्भर करता है। आप ही सोचो माइंड में कि सपोज दैट यहाँ से आपका अगर मेढक गायब हो जाए, क्या गायब हो जाए? मेढक गायब हो जाए, तो बहुत सारे सांप होंगे ना जिनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा और वो मर जाएंगे, और मर जाने के कारण से बाज भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। और ये ले देखिए क्या पूरा जो इधर भी प्रभावित होगा, घास भी प्रभावित होगा, कीट भी प्रभावित होगा। क्योंकि देखो, मेढक मर गया तो कीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फसल बर्बाद हो जाएगा, जो आपका घास वास है वो बहुत जल्दी जल्दी वो खपत हो जाएगा, ठीक है। तो ले देखिए पारिस्थितिकी ये सब क्या रहते हैं? ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हमारा जो जैसे वायुमंडल, जलमंडल, थल मंडल मिलकर क्या बनाता है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है, ठीक ना। पंकज सर से आप लोग पूछ लीजिएगा, वो और बेटर आपको बता दें कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, ठीक ना। समझ में आ गया आपको? ये सभी किसका हिस्सा है? ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। इसमें से अगर कोई भी एक डामाडोल हुआ ना तो सबको ले लेके डूब जाता है। जैसे सपोज दैट कि मान लो कि पूरा दुनिया से घास ही गायब हो गया, तब क्या होगा भाई साहब? घास गायब हो गया तो कीट सब तो ऐसे मर जाएगा, कीट मर जाएगा तो कई मेढक मर जाएंगे, मेढक मर जाएंगे तो कई सांप मर जाएंगे, सांप मर जाएंगे तो बाज मर जाएंगे। यानी सभी आपस में कोरिलेटेड है, समझे ना। तो इस प्रकार से होता है। अच्छा, अगर हम लोग पूरा मनुष्य ही साफ हो जाए तो पेड़ पौधा फिर जीवित नहीं रह पाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? समझ में आ रहा है ना। तो ये सभी चीज़ें होती है जो कि आपस में निर्भर करती हैं। तो समझ में आ गया ना कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोजन निर्भरता को प्रदर्शित करता है। चूंकि खाद्य श्रृंखला है, एक श्रृंखला है किसका? खाद्य का। तो वही चीज़ बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि भोजन निर्भरता को प्रदर्शित करता है, ठीक ना, परस्पर। जैसे कि मैंने भी समझाया कि घास और कीट और मेढक और सांप और बाज, ये सब क्या है कि खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण है। और देखा जाए तो ये भोजन निर्भरता पर डिपेंड करता है। अगर घास है तभी कीट है तभी मेढक है तभी सांप है तभी बाज है, समझे ना।
इस प्रकार से ये सभी आपस में भोज निर्भरता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात अब बोलोगे सर, जैसे कि देखो कीट, मेढक, सांप, बाज, हम लोग सब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये घास भी जीवित रह पाता है। ठीक है, तो भोज आपस में निर्भर होते हैं, समझे ना। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 7वां प्रश्न लिखा कि निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखिए। तो भाई साहब हाइड्रा में कौन सा जनन होता है, ये हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ये सभी किसी कौन सा जनन करते हैं, ये सभी अलैंगिक जनन करते हैं। और अलैंगिक जनन के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से जो हाइड्रा है वो मुकुलन करता है, ठीक ना, मुकुलन करता है, और जो प्लेनेरिया होता है वो पुनरुद्ध भवन करता है। ठीक है, ये सब कमेंट कर, ये सब आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अब बताइए, तो आप लोग से क्वेश्चन रहा, राइजोपस जो होता है वो किस प्रकार का जनन करता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर का प्रश्न लिखा है, जो कि लिखा है आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपका सेक्शन भी शुरू हो गया, आप लोग देख सकते हो, मतलब यहाँ से आपका 3 नंबर का प्रश्न शुरू होता है, यानी कि यहाँ से लंबे लंबे प्रश्न देखने को मिलेंगे। लिखा हुआ है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात कि भाई साहब निकट दृष्टि दोष है क्या सो, तो देखो भाई, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, या फिर स्पष्ट दिखाई नहीं देती, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। परंतु दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित तो उसको दूर का वस्तु दिखाई ही नहीं देता है, तो ऐसा नहीं होता है, मैंने धुंधलापन आ जाता है, फिर समझ लो कि विजन क्लियर नहीं रह जाता है, समझे, इस प्रकार से समझ लो। तो इसे लिख लीजिएगा आप लोग कि दूर की वस्तु को देखने में उनको क्या होती है, कठिनाई होती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो समझिए, निकट दृष्टि दोष में मतलब क्या होता है कि जो सामने की वस्तु देख पाता है वो उल्टा होता है, समझे। निकट दृष्टि दोष का मतलब जनरली ये क्लिक करता है माइंड में कि निकट का वस्तु देख नहीं पाएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, पर ऐसा होता नहीं, उल्टा होता है। वो निकट की वस्तु देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तु देख नहीं पाएगा। सेम उसी प्रकार से, इसी तरह जो आपका दूर दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है, जो उल्टा होगा, जिस प्रकार से निकट दृष्टि में होता है, क्या होगा इसमें कि दूर दृष्टि दोष में ऐसा नहीं होता है कि दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा, जबकि क्या होता है यहाँ पे ये होता है कि निकट दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो देख पाएगा लेकिन निकट की वस्तु को देख नहीं पाएगा, समझा। ऐसे होता है, समझ में आ गया आपको। इस प्रकार से काम होता है, उल्टा होता है। समझ में आ गया आपको। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है क्या सो, तो मैंने निकट दूर और दोनों बता दिया मैंने। अच्छा, अब निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है, इसमें जो नेत्र में प्रकाश की समांतर किरण कुंज पड़ते ना, ऐसे याद रखो कि नेत्र में जो किरण, जो हमारा प्रकाश की किरण पड़ती है, वो जो प्रकाश किरण है वो अपवर्तन के पश्चात दृष्टि पटल, जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, पर ना बनकर उसके सामने प्रतिबिंब बनने लगता है। मैंने होता क्या है कि आपको पता होगा, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई वस्तु से हम लाइट आती है, यानी कि समझ लो कि जैसे कि सूर्य से लाइट आ रही है, मेरे सामने कैरम बोर्ड रखा हुआ है, अभी तो सूरज नहीं है, अभी मैं रूम में हूँ, पर जैसे ट्यूबलाइट से लाइट आ रहा है, ट्यूबलाइट से लाइट आकर क्या हो रहा है कि उस कैरम बोर्ड में टकरा रहा है और मेरी आंखों पे आ रहा है, इसी कारण से मैं उस कैरम बोर्ड को विजुअल कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई पड़ती है जब उस पर लाइट पड़ती है और हमारी आंखों पर आती है। आई होप आपको क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो जब भी कोई वस्तु से हमारी आंखों पर क्या होती है कि लाइट आती है, या फिर बोलो प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, तो वो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन का क्या कहला है, तो भाई साहब आपको पता हो कि हमारा आँख एक क्रिस्टलीय लेंस का बना होता है, जिसको कौन सा लेंस होता है उसमें हमारा उत्तल लेंस होता है। अब लेंस में आई होप कि आपको पता होगा ये कांच जैसा ही होता है, तो कभी भी लेंस में जिसमें प्रकाश की किरण आर पार होती है, तो जब भी कभी प्रकाश की किरण किसी वस्तु से अगर आर पार हो जाती है तो वहाँ आपको प्रकाश का अपवर्तन का घटना देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका विपरीत में बात करूँ कि कोई ऐसा वस्तु जिस पर प्रकाश की किरण पड़ती है और अगर रिफ्लेक्ट कर जाती है या फिर टकरा के उसी माध्यम में लौट जाती है, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ लपटने की ट्राई कर रहा हूँ, यानी कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं बताते चल रहा हूँ, तो सभी मेरे बातों को गौर से सुने, क्योंकि मैं जितना बोल देता हूँ उनसे भी क्वेश्चन पूछता है, मैं हर चीज़ लिख कर नहीं लाता हूँ, इसलिए मेरे बातों को गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो इस कारण से हमारा आँख में एक अवतल लेंस होता है, अवतल बोल रहा हूँ, उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस है, चूंकि इसमें प्रकाश किरण आर पार होती है, इस कारण से यहाँ अपवर्तन की घटना होती है। तो इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश के समांतर किरण कुंज आँख द्वारा अपवर्तन के बाद दृष्टि पटल, यानी कि आँख का जो रेटिना होता है, ये जो रेटिना, ये दीवार होता है, इसको हम लोग दृष्टि पटल या रेटिना बोलते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा बात, दृष्टि पटल रेटिना एक ही नाम है, समझ में आ गया ना। इस पर जब वो लाइट जाती है, यानी कि इस वस्तु से जो लाइट निकला, ये आँख से अपवर्तन के पश्चात जब ये दृष्टि पटल में जाके ये टकराती, तब हमारा प्रतिबिंब बनता है। यानी कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है हमारे आँखों में, कहाँ बनता है, हमारा
रेटिना पे बनता है, हमारे दृष्टि पटल से बनता है, ठीक ना, फिर वहाँ से हमारे ब्रेन में जाता है। तो सब बात ये बात है। तो अगर दृष्टि पटल से अगर पहले बन गया, यानी कि इस नेत्रोभ नेत्र में एक लिक्विड पाया जाता है, नेत्रोदाब इस तरह कुछ बोलते हैं, ठीक ना, याद नहीं मुझे अच्छे से, तो मतलब हिंदी नाम में कन्फ्यूजन है मुझे ज़्यादा। तो बेसिकली ये जो आपका लिक्विड टाइप का होता है, इस लिक्विड पर बन गया, फिर बोलो कि ये आपका रेटिना से पहले बन गया तो भी दिक्कत है, रेटिना के बाद बन गया तो भी दिक्कत है। तो जब रेटिना से पहले कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है तो हमें विजिबल नहीं होता है, और वो विजिबल किस रूप में दिखता है हमें, वो निकट दृष्टि दोष के रूप में हमें दिखता है। क्यों? क्योंकि जब रेटिना से पहले कोई वस्तु बन जाता है तो वो कौन सा दोष पकड़ लेता है आदमी को, निकट दृष्टि दोष पकड़ लेता है, यानी कि वो निकट की वस्तु तो देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तु देख नहीं पाता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो और इसी तरह से अगर दूरदृष्टि दोष की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये जो दृष्टि पटल इससे दूर बनने लगता है प्रतिबिंब, इधर कहीं बनेगा, समझे ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि कारण क्या है। सो दूरदृष्टि में क्या होता है कि दृष्टि पटल से दूर बनने लगता है, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दृष्टि पटल से पहले बनने लगता है। ऐसे याद रखो ना, निकट दृष्टि दोष इसलिए दृष्टि पटल से पहले, दूरदृष्टि दोष में दृष्टि पटल से दूर बनने लगता है, ठीक है। और बाकी निवारण क्या है, अगर आपका निकट दृष्टि दोष है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। अब भाई साहब देखो, यहाँ पे बच्चा क्या होता है कि उचित क्षमता लिखना भूल जाता है। उचित क्षमता लिखना बहुत जरूरी, क्यों? क्योंकि भाई साहब अब आपका आँख कितना खराब है वो भाई साहब डॉक्टर जांच करके उसके हिसाब से आपको लेंस देगा, ठीक ना, उसका पावर उसके हिसाब से देगा। अब आपको निकट दृष्टि दोष है, आपका दादी को भी निकट दृष्टि दोष है, या फिर मान लो आपको फ्रेंड को ही निकट दृष्टि दोष है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि आपका दादी या फिर आपका जो आपका दोस्त है उसका जो चश्मा लगा है वो चश्मा आप फिर भी काम करेगा, नहीं ना, क्योंकि हो सकता है आपका थोड़ा ज़्यादा ही खराब है, क्या आपका कम खराब है, समझ में आ रहा है ना आपको बात। तो इसीलिए एक उचित क्षमता वाला अवतल लेंस लगाना पड़ेगा, किसके लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए। और अगर आपका दूरदृष्टि दोष रहा तो एक उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो आपका अब 9 नंबर का प्रश्न लिखा है, देखो लिखा हुआ है कि आपके पास 7 सेंटीमीटर साइज वाला या फिर लिखो 7 सेंटीमीटर साइज का कोई 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यानी कि क्या समझ में आ रहा है, देखो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 7 सेंटीमीटर साइज है, यानी कि जो आपका बीम है उसकी आपको ऊंचाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बीम की ऊंचाई दिया हुआ है। बीम की ऊंचाई को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, तो चलिए देखो एच का वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपके पास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आई होप कि आपको पता होगा कि जो हम लोग बीम की ऊंचाई को लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्यों पॉजिटिव लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है ये आपका मुख्य अक्ष के ऊपर बनाया था इस कारण से, ठीक है। मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरियां होती है वो पॉजिटिव ली जाती है, मुख्य अक्ष के नीचे जितनी भी दूरियां होती है वो नेगेटिव ली जाती है। अब अगर आपका दर्पण या फिर दर्पण है तो जो आपका बीच वाला बिंदु होता है जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, और अगर लेंस है तो जो बीच वाला पॉइंट होता है जिसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, उसका इस साइड बाईं ओर जो होता है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं और दाईं ओर क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेम उसी प्रकार से जो आपका लेंस का जो बीच वाला पॉइंट है जिसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, और अगर आपका दर्पण है जिसका बीच वाला केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, उससे इसको आप लोग ओ मान लो, संख्या रेखा जैसा। तो इस साइड बाईं ओर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और दाईं ओर क्या होगा, पॉजिटिव ना होगा। सेम उसी प्रकार से होता है, इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इस साइड नेगेटिव होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। और ये मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, समझ में आ गया आपको। तो चूंकि हम लोग कोई भी वस्तु को हम लोग मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं इसलिए हम लोग इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसीलिए जो बीम की ऊंचाई होगी वो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर पॉजिटिव में लिया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। साथ ही साथ लिखा हुआ है कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस नहीं दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी दी गई है, ठीक ना। और अवतल दर्पण है चूंकि, तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो किस साइड होता है, वो आपका नेगेटिव साइड होता है। इसलिए जो एफ का वैल्यू होगा ये क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी, यानी कि छोटा एफ का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक ना। बड़ा एफ तो फोकस बिंदु होता है, मुख्य फोकस होता है, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसीलिए छोटा एफ दिया हुआ है जिसका वैल्यू कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने बोला ये अवतल दर्पण है इसलिए यहाँ पे -18 सेंटीमीटर होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो फोकस बनता है वो किस साइड बनता है, वो माइनस साइड में बनता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब उसी प्रकार से देख लो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि जो आपका है, जो आपका बिंब है उसकी ऊंचाई भी दी हुई है,
ठीक है, और बीम कितनी दूरी पर है लेंस से वो भी दिया हुआ है, यानी कि आपको बीम की दूरी दिया हुआ है, यानी कि यू का वैल्यू दिया हुआ है। और यू का वैल्यू कितने दिया हुआ है आपके पास, -17 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी लेंस या दर्पण है उसको लेंस के बाईं ओर रखा जाता है, और बाईं ओर क्या होता है, वही अगेन नेगेटिव होता है, इस कारण से इसको भी नेगेटिव लेंगे, -27 हो जाएगा। तो अब आपको क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने बोला है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम लोग वही क्या करेंगे, बीम की दूरी निकाल लेंगे, आवर्धन वगैरह निकालेंगे। प्रकृति तथा साइज ज्ञात करने के लिए हमें आवर्धन निकालना पड़ेगा। तो इसे कुल मिलाकर मैं बात करूँ, साइज भी पूछा, यानी कि एच डैश भी निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी याद करना है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करना है, यू भी ज्ञात करना है कि भाई साहब जो प्रतिबिंब है वो दर्पण या फिर जो यहाँ पे कोई लेंस है, किसी क्वेश्चन में तो दर्पण दिया हुआ है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर बना है, इसलिए भी ज्ञात करेंगे और आवर्धन भी ज्ञात करेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब का साइज क्या है, प्रकृति क्या है, समझ में, यानी कि कितना गुना बड़ा है या फिर कितना बड़ा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलो तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखो हमको क्या निकालना है, हमको भी निकालना है, ठीक है। तो भी निकालने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। दर्पण सूत्र क्या था, क्योंकि क्वेश्चन में दर्पण है तो दर्पण सूत्र लेंगे, अगर लेंस होगा तो लेंस सूत्र लेंगे। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस का 1/u बराबर में 1/f। यहाँ अगर लेंस सूत्र का उपयोग करना पड़ता है तो बस यहाँ पे जो पॉजिटिव यहाँ बस नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होगा, समझे। हम लोग इसका यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, भी चाहिए, और इस फॉर्मूला में u चाहिए और f चाहिए, और जो कि हमारे पास दोनों का दोनों है, तो आराम से भी निकल जाएगा। तो बस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हमें भी निकालना है, तो इस 1/u को उधर भेज देंगे, तो ये माइनस में आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये माइनस में आ चुका है, इधर देख लो। अब माइनस में जैसे आ चुका है, बस वैल्यू पुट कर दो, तो f का वैल्यू जो कि आपके पास -18 है, और u का वैल्यू जो कि -27 है। देखो पहले से यहाँ भी नेगेटिव है आपका, देख लो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव सब गुना के ये पॉजिटिव बन जाएगा, साथ ही साथ ये -18 अभी भी है, समझे ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देख लो ये आपका 18 और 27 का जब एलसीएम लेंगे तो 54 हो जाएगा। तो 54 देख लो, 54 जो है वो 18 का पढ़ा में 3 बार में आता, चूंकि ये -18 इसलिए यहाँ पे लिखेंगे -3, प्लस का देख लो 27 का पढ़ा में 2 बार में 54 आता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। नॉर्मली एलसीएम के कुछ नहीं कहिएगा, यहाँ पे अगर घटाओगे तो -1/54 आ जाएगा। ये जो -1/54 है ये भी का वैल्यू नहीं आया, 1/v का वैल्यू आया है। तो अब आपको भी का वैल्यू निकालना है, तो आप लोग या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लो, या फिर क्या करो आप लोग डायरेक्टली देख लो, इधर भी 1/में इधर भी 1/में, तो इसको पलट दो, तो 1/v को पलट दोगे तो ये भी बन जाएगा, v/1 बन जाएगा। v/1 का मतलब क्या होता है, 1 ही ना होता है, v ही ना होता है, और इधर भी पलट जाएगा, इधर पलटोगे इधर भी पलटना पड़ता है, तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास 54 हो जाएगा। लेकिन ठहरो माइनस में, तो इसलिए -54 हो जाएगा, तो वही मैंने लिख दिया है कि -54 हो गया। अब देखो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि भाई साहब ये क्या आपका अवतल दर्पण है क्वेश्चन में, ठीक है, ये आपका P हो गया, ठीक है, यहाँ पे एकदम। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी का वैल्यू है कि -54 है, कितना है, -54 है, और माइनस किस तरफ होता है, माइनस आपका इसी तरफ होता है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बीम की ओर ही बनेगा है, वो आपको समझ में आ गया। और बीम की ओर बनता है यानी कि वो क्या होगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बन रहा है यानी कि जाहिर सी बात है उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा एक साथ होता है, आभासी या फिर बोलो तथा सीधा एक साथ होता है। इसी कारण से यहाँ पे क्या प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा, ठीक है, और बीम की ओर ही बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आवर्धन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है m, उसका फॉर्मूला असल में होता है h'/h, ठीक ना। पर इसके साथ और एक रिलेशन होता है, ये बराबर होता है -v/u का, ठीक ना। अगर आपका दर्पण है तो, अगर लेंस है तो यहाँ बस पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा बात हो। तो देख लो यहाँ पे आपके पास नॉर्मली हमको अभी m नहीं निकालना है, हमको सिर्फ h'/h बराबर में -v/u से काम है। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से क्या निकल जाएगा, देख लो v का मान अभी थोड़ा देर पहले निकाला, u का मान है हमारे पास, एच का मान है, हम लोग का आराम से h' निकल जाएगा। तो हम लोग का अभी सिर्फ इतना का यूज करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो h'/h बराबर में -v/u का उपयोग करेंगे। तो देख लो यहाँ से अगर हम लोग मान लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें, यहाँ से h' का मान वैल्यू निकाल दें, तो देख लो यहाँ पे क्या है 1/h है, जो कि गुना में इधर जाएगा, जब भागा में हो जाएगा तो भागा h में ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के देख लेना। तो ऐसे h' का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो -v/u निकल कर आएगा। अब बस सिंपली क्या करो, इसमें मान पुट कर दो, ये माइनस तो पहले से है, अब आपको v और h का मान रखना है, तो v का भी मान माइनस में, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज किया हुआ है, -54 हो गया इंटू का 7। इसको सॉल्व करो तो देख लो यहाँ भी आपका माइनस, और यहाँ भी और आपके पास देख लो साथ साथ जो u है, u भी आपका माइनस में ले आता है, -27 होगा, क्योंकि जो आपका जो इधर देख लो जो आपका बीम की दूरी होती है इसको हम लोग किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो देख लो यहाँ होगा यूँ, ऐसा होगा कि देखो
कि यहाँ वाला माइनस और इसके लिए यू के लिए जो माइनस होगा, ये और ये माइनस मैंने देखो यहाँ और यहाँ वाला मैंने काट दिया, और अभी भी इसमें माइनस बचा हुआ है -54, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि आपके पास -378 बटे में 27 आ जाएगा। अब 27 का पढ़ा में 378 14 बार में कट जाता है, तो काटोगे तो एच डैश का वैल्यू -14 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। अब एच डैश का जो वैल्यू निकल गया -14, ये दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब देखो एच डैश यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। सोच के देखो, माइनस को मत देखो, माइनस ये इंडिकेट करता है कि जो आपका जो मुख्य अक्ष है उसके नीचे बना है प्रतिबिंब। वास्तव बात है, वास्तविकता उल्टा बनेगा, तो उल्टा बनेगा तो कब, जब आपका मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस है। माइनस को मत देखो, ये 14 है, ठीक है। और देख लो आपका जो बिंब की ऊंचाई है वो मोटे 7 है, 7 दोनों चलो डबल है, ठीक ना। आपको देख के पता चला, इसलिए क्या लिखे हम लोग यहाँ पे कि जो प्रतिबिंब है बिंब से बड़ा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तथा उल्टा है, नेगेटिव साइन यही दर्शाता है। और चूंकि डायरेक्ट बता देता हूँ कि अगर एच डैश नेगेटिव आया तो आवर्धन भी नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे देख लो कि एम का वैल्यू अब हम लोग निकालते हैं। एम का वैल्यू यानी आवर्धन का फॉर्मूला हम लोग फिर से यूज करते हैं। तो आवर्धन का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश बाई एच, ये ओरिजिनल फॉर्मूला होता है। तो एच डैश का वैल्यू अभी निकला जो कि -14 निकला, एच का वैल्यू जो कि 7 था, काट कूट के देखो तो -2 निकल कर आया। जनरली याद रखिएगा कि जो आपके पास एच डैश का वैल्यू नेगेटिव होता है तो वो आवर्धन नेगेटिव ही निकलता है, ठीक ना। और अगर पॉजिटिव है तो याद रखिएगा कि जनरली क्या निकलता है कि आवर्धन जो है वो पॉजिटिव ही निकलेगा, ठीक है। जब हम लोग आवर्धन निकालेंगे एच डैश बाई एच का फॉर्मूला से, आवर्धन आप लोग भी बाई यू से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दर्पण है तो माइनस और अगर लेंस है तो प्लस, ठीक ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो आवर्धन अगर नेगेटिव आया, जनरली आवर्धन अगर नेगेटिव आया, एम अगर नेगेटिव आया, तो ये इस बात का इंडिकेशन करता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। याद रखिए बात। और साथ साथ देख लो यहाँ पे 2 आया हुआ है, आवर्धन 2 आया, 2 आया यानी कि वो 2 गुना बड़ा होगा। याद रखिए बात, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में अगर मान लो कि यहाँ एच डैश का वैल्यू 7 से कम होता और यहाँ आवर्धन का वैल्यू 2 लिखता, तो इससे मतलब क्या समझ में आया कि वो 2 गुना छोटा बनता। समझ में आ रहा है ना आपको बात। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। अब देखिए 10 नंबर का प्रश्न है जो कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कही जाती है, उदाहरण से समझाएं। तो देखो भाई साहब, संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि संयोजन जो अभिक्रिया होता है उसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जबकि जो वियोजन अभिक्रिया होता है उसमें क्या होता है कि एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे उत्पादों का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है ना आपको बात। जैसे देखो एग्जाम्पल में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। देख लो संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देख लो। इधर जो आपका जो अभिक्रिया करती है आपस में और अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनाता है वो क्या कहलाता है, आपका अभिकारक कहलाता है। गौर से सुनो, अभिकारक को क्या कहलाते हैं कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद की क्या कहलाता है, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ये डेफिनेशन आ सकता है एग्जाम में। तो देख लो H2 और O2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया, H2O बनाया। तो ये क्या कहलाएगा, H2 और O2 क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। जरूरी नहीं कि अभिकारक 2 ही हो, 3 4 5 6 भी हो सकता है। समझ में आ गया ना आपको बात। और आपका जो आपका H2 है ये क्या आपका उत्पाद है। तो यहाँ समझ में आ गया ना। देख लो कि अभिकारक 2 है और उत्पाद क्या बना रहा है, 1 बना रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। मैंने अभी बताया कि अगर ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें एक अभिकारक, हाँ अभिकारक एक भी हो सकता है, एक अभिकारक टूट कर जो है 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये 2 या 2 से अधिक उत्पाद भी बन सकता है। जैसे आपको पता होगा कि H2 और O2 मिलकर हमारा जल बनता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग जल में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो हमारा H2 और O2 अलग अलग रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग निकल जाएगा। तो ये आपका संयोजन और वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी कारण से संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। एक में क्या होता है कि 2 चीज मिलकर एक चीज बनाता है और एक में क्या होता है कि एक चीज टूटकर 2 चीज बनाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपका 11वां प्रश्न लिखा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में या फिर लिखो कि क्या कमियां थी, उसे आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया गया, ठीक है। तो ये प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में जो कमियां थी उसमें सबसे पहली कमी या फिर बोलो कि जो कमियां थी, कमियां बहुत सारी थी, हम लोग कुछ ही कमियों पर बात करेंगे। तो जो कमी है हमारी इस वीडियो के अकॉर्डिंग, जो सबसे पहली कमी है उसमें क्या है कि हाइड्रोजन का जो स्थान वो निश्चित नहीं था। हाइड्रोजन का स्थान मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित नहीं था। यहाँ पे मैंने मेंडलीव का आवर्त सारणी का फोटो भी डाला था, शायद लिया नहीं PDF में, कोई बात ही नहीं। आई होप आप लोग इंटरनेट में एक बार सर्च मार के जरूर देख लीजिएगा। इंटरनेट में क्या मारोगे आपके बुक में दिया है। समस्थानिक के लिए सही स्थान उपलब्ध नहीं
है। समस्थानिक क्या कहलाते हैं? समस्थानिक का मतलब ये होता है कि ऐसे तत्व जिनके आपका जो आपका परमाणु संख्या होता है वो तो समान होगा, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होगा। जी हाँ, ऐसे कई सारे तत्व है दुनिया में, ठीक ना, जैसे कि हाइड्रोजन के ही 3 पाए जाते हैं, 3-4 पाए जाते हैं, ठीक ना, सब भारिक पाए जाते हैं। ऐसे चलो वो सब बात छोड़ो, सीधा सीधी में जो बोलना चाहता हूँ वो ध्यान दो, ठीक है। कई ऐसे तत्व हैं जिनके भाई साहब जो आपका तत्व है, कई ऐसे तत्व हैं जिनका जो परमाणु संख्या वो समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग, उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। और जिस कारण से परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग है, जिस कारण से क्या होता है कि इसका जो रासायनिक प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है, वो समान होता है। तो हुआ था क्या मेंडलीव की आवर्त सारणी में कि उन्होंने क्या किया था कि कई सारे समस्थानिकों को क्या किया था उन्होंने कि एक ही आवर्त में सजा दिया था। अभी आवर्त बोलो या फिर सीधा सीधे बोलो कि एक ही वर्ग में, आवर्त बोलना सही नहीं होगा, एक ही वर्ग में उन्होंने समस्थानिकों को रख दिया था। समझ में आ रहा है ना आपको बात? देखिए यहाँ पे, यहाँ आ गया, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन कहाँ चला गया? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि समस्थानिकों के लिए सही स्थान उपलब्ध नहीं करा पाया। तो समस्थानिक में होता क्या है कि उनके रासायनिक प्रॉपर्टी लगभग लगभग सिमिलर होते हैं, समझे ना, पर अंतर ये होता है कि उनका परमाणु भार जो होता है वो अलग अलग होता है लेकिन परमाणु संख्या समान होता है। तो हुआ ये कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो जनरली क्या था कि वो आपका परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, ठीक ना। वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम पर क्या कर रहे थे कि तत्वों को सजा रहे थे। तो समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। समझ में आ गया आपको? तो उन्होंने उनको क्या करना चाहिए था, जो उनके मेंडलीव की आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग उनको क्या करना चाहिए था कि प्रत्येक समस्थानिक को क्या करना चाहिए था, अलग 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 समूह में रखना चाहिए था। जिसका पहले है मतलब जिसका कम द्रव्यमान उसको पहले रखो, जिसका ज़्यादा उसके बाद रखो, एक अलग वर्ग में रखो, उसको एक अलग वर्ग में रखो, ठीक ना, उसको एक अलग वर्ग में रखो। ऐसे वो अलग अलग वर्ग में उनको रखना चाहिए था। समझ में आ गया ना, प्रत्येक समस्थानिक को। पर उन्होंने क्या किया था, एक ही वर्ग में रख दिया था, जो कि उनका जो उन्होंने बोला था कि मैं क्या करूँगा कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर सजाऊंगा। तो वो बात उनकी गलत हो गई। भाई साहब ऐसे बोलते हो फिर एक ही जगह पे रख देते हो, ये गलत बात है ना। तो इस कारण से ये भी आपका एक कमियां निकल कर आ गया। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। बाकी कुछ बोलिएगा, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो बोलिए, मैं एक फुल वीडियो फ्लैश वीडियो इसका बना दूंगा। सर देखो, परमाणु द्रव्यमान के क्रम के अतिक्रमण, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि देखो परमाणु द्रव्यमान को, जैसे कि मैंने बोला कि जो आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उन्होंने बोला था कि परमाणु द्रव्यमान का क्रम के अनुसार उनको सजाया गया था, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले जो कम द्रव्यमान वाले को, फिर ज़्यादा द्रव्यमान वाले को, फिर उसके ज़्यादा द्रव्यमान वाले को। पर हुआ था ऐसा कि कई सारे ऐसे तत्व थे, जैसे कि ऊपर में देखा था कई सारे ऐसे समस्थानिक थे, उसी प्रकार से कई सारे और भी ऐसे तत्व थे जिनका रासायनिक प्रॉपर्टी सिमिलर था, जिस कारण से क्या था कि उनको एक जगह पे रखा गया था। समझ में आ गया आपको बात? अब यहाँ पे एक जगह पे रखने के कारण क्या हुआ था कि कई बार ऐसा कई सारे ऐसे तत्व थे जिनका हुआ था ये कि परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा था और परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा था लेकिन उनको पहले रख दिया गया था, जबकि उसके बाद में उससे कम द्रव्यमान वाले तत्व थे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। या फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पर आप लोग देख लीजिएगा मेंडलीव का जो सारणी उसमें एक आपका टीई करके था, आपके पास एक आपका तत्व था, ठीक ना, टेल्यूरियम बोलते थे जिसको, ठीक ना। तो उसका जो आपका द्रव्यमान संख्या था वो कितना था, 126 127.60 था। कितना था? 127.60 था, ठीक है, 127.60 था। ये था आपके पास टीई का। और उसी प्रकार से आयोडीन जो था उसका जो द्रव्यमान था आपका वो कितना था आपके पास, कितना होता है 126.90। देख सकते हो ये आपका 126 और ये आपका 127 है, जिस कारण से आपको पता चल रहा होगा कि जो आयोडीन है उसको पहले रखना चाहिए था और टी को बाद में रखना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ था। टी को पहले रखा गया था, आयोडीन को बाद में रखा गया था। क्यों ऐसा किया गया था? इनके रासायनिक प्रॉपर्टी के कारण से, समझे ना। पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि मैं तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाऊंगा। भाई साहब ये भी एक कमियां निकल गई। उसी प्रकार से जो समूह नंबर 8 है, इस प्रकार से जो समूह नंबर 8 था आपका, यहाँ पे जो 8 नंबर का समूह था, उस 8 नंबर के समूह में एक ही वर्ग में तीन तीन तत्वों को उन्होंने रख दिया था, जो कि गलत बात है भाई साहब। कैसे रख सकते हो आप लोग? और एक ही अलग अलग द्रव्यमान वाले संख्या को आप लोग एक ही वर्ग में कैसे रख सकते हो? सीधा सीधी बात है।
तो ये भी आपका एक निकल गया, आपका कमी, ड्रॉबैक निकल गया। उसी प्रकार से दो तत्वों के बीच नए तत्व की खोज में कठिनाई। हुआ ये कि भाई साहब देखो, कई सारे ऐसे तत्व थे, समझ में आ रहा ना आपको, कई सारे ऐसे तत्व थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में जिनके बीच का जो डिस्टेंस था भाई साहब उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया था। तो भाई साहब मान लो ऐसे कि एक का परमाणु द्रव्यमान कोई तत्व है जिसका 1 है, दूसरे वाला का 4 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 7 है, उसके बाद मान लो कि आपके पास 8 है। तो देख लो यहाँ हो क्या रहा है कि अगर मैं आपको सजाने बोलूँ तो आप लोग उसी क्रम में सजाओगे जिस क्रम में मैंने लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सब बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में मेंडलीव के हिसाब से, क्योंकि मान लो कि 4 ही तत्व अभी तक खोज हुए हैं, ऐसा सोच लो, एज्यूम कर लो, और आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी के हिसाब से आपको सजाना है। तो कैसे सजाओगे? पहले 1 को लिखोगे, फिर 4 को, फिर 7 को, फिर 8 को, क्योंकि ये सभी क्या परमाणु द्रव्यमान संख्याओं के तत्वों की, और परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार उन्होंने सजाया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देख लो 1 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 4 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है? देख लो भाई साहब, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, चलो अच्छी बात है। लेकिन देख लो 7 और 8 के बीच में 1 का डिफरेंस है। उसी प्रकार से कई तत्वों के बीच में 2 का, कई तत्वों के बीच में पॉइंट का डिफरेंस था, 0.1 0.2 का डिफरेंस था। इस प्रकार से कई ऐसे तत्व थे जिनके जो डिस्टेंस थे दो तत्वों के सामने वाले तत्वों का डिस्टेंस अलग अलग था, जिस कारण से ये पता नहीं चल पा रहा था कि भाई साहब इसके बीच में और कुछ तत्व हो सकते हैं भी कि नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये भी आपका एक ड्रॉबैक था। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो ये सारी कठिनाई बोल लो या फिर बोल लो, सबसे सुविधाजनक यही होगा कि ये सभी ड्रॉबैक थी, उनकी सीमाएं थी उनके आवर्त सारणी का। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के सिद्धांत पर आधारित थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। जबकि मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, वो किस पर आधारित थी? परमाणु संख्या पर आधारित थी। याद रखिएगा बात, इस सारणी के द्वारा मेंडलीव की सारणी की दोषों को दूर किया गया। जाहिर सी बात है कि जो आपका मेंडलीव की सारणी थी उसके बाद में आपका आधुनिक आवर्त सारणी आया, तो बाद में आया तो जरूर मेंडलीव को सुधार के ही ना आया होगा, सीधा सीधी बात है। वरना भाई साहब सरकार इशू क्यों करता है उसको? सीधा सीधी बात है। तो देख लो क्या क्या दूर किया सो, तो देखो वो भी क्वेश्चन में पूछा था कि कैसे दूर किया आधुनिक आवर्त सारणी पुराने वाले मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां को। तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी में सभी समस्थानिकों को एक ही स्थान दिया गया कि भाई साहब आधुनिक आवर्त सारणी में जो आपका समस्थानिक है उसको एक ही स्थान दिया गया, और ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने कि भाई साहब मैं उसको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान या बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाऊंगा, ठीक ना। पर उन्होंने बस इतना बात बोला कि जो मैं तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर सजाऊंगा, और जितने भी आपके समस्थानिक होते हैं उनका परमाणु संख्या समान होता है, तो इसीलिए उनको कहाँ रखा गया? एक ही वर्ग में रखा गया। समझ में आ गया ना बात? तो इन्होंने इसीलिए इनका फेल नहीं हुआ। और साथ ही साथ क्योंकि समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या सदा समान होती है, वही बात है, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है जो उसकी परमाणु संख्या होती है, ठीक ना। इसलिए परमाणु संख्या भी समान ही होंगे, सीधा सीधी बात है। इसीलिए उनको एक ही वर्ग में रखा गया। कहाँ रखा गया? एक ही वर्ग में रखा गया। आर्गन तथा पोटेशियम Ar और पोटेशियम का K की परमाणु संख्या क्रमशः 18 और 19 है। आपको पता होगा आर्गन का 18 होता है, वो पोटेशियम का 19 होता है। तत्वों की बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित करने पर, यहाँ पे आर्गन गलत लिखा गया है, आर्गन पहले आ जाता है जबकि पोटेशियम का स्थान पीछे रह जाता है। बात सही वैसा, अगर परमाणु संख्या के आधार पर देखें तो आर्गन पहले आया क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या वो 18 है, पोटेशियम का 19 है। समझ में आ गया ना? इसलिए आर्गन पहले और पोटेशियम बाद में। जबकि अगर आप लोग इसको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर देखोगे, जैसा कि उन्होंने आपका मेंडलीव ने सजाया था उसके साथ देखोगे तो इसका विपरीत होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि देख लो ऐसा विपरीत होता है क्योंकि जो आपके पास पोटेशियम होगा उसका ज़्यादा उसका कम होता है क्या? परमाणु द्रव्यमान। किससे? आपका आर्गन से। तो पहले होना चाहिए था मेंडलीव के हिसाब से, पर ऐसा नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के हिसाब से सजाएगा, जो कि सही बात है। आर्गन पहले आएगा, उसके बाद पोटेशियम आएगा, भले परमाणु द्रव्यमान थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। आई होप का क्लियर हो गया। तो नई आवर्त सारणी में इस दोष को भी दूर किया गया जो कि उनका दिक्कत था। चलिए, लिखा हुआ है कि तत्वों में जो उत्कृष्ट गैस थे मतलब ऐसे तत्व जो आपका रिएक्शन किसी के साथ नहीं करते हैं, ठीक ना। टोटल कितने होते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे कि मैंने सबसे लास्ट वाला जो आपका होता है, आपका वो जो सबसे लास्ट वाला जो आपका होता है वही आपका होता है, उसी में सब कुछ मिला जाता है, उत्कृष्ट गैस मिला जाता है। आपको क्लियर हो रहा होगा। मतलब ये जो 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं, जो सबसे 18वां जो समूह है, सबसे 18वां समूह, उसमें जितने भी तत्व होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अक्रिय गैस होते हैं, उत्कृष्ट गैस होते हैं, ठीक ना। वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं।
के संक्रमण तत्वों को स्पष्ट रूप से अलग अलग किया। यानी कि इनका जो आपका नया जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी उसको देख के पता चलता है कि नहीं भाई साहब ये अक्रिय है, ये आपका अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, धातु या उपधातु देख के पता चलता है। समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही साथ आधुनिक जो कि मेंडलीय बला में पॉसिबल नहीं था, ठीक ना। आधुनिक आवर्त सारणी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि तत्वों के गुण की पुनरावृत्ति क्यों होती है। सीधा सीधी बात है, आप लोग देख लो, वर्ग में समूह में देख लो, सिमिलर जैसे होते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 नंबर के प्रश्न लिखा है कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है। तो भाई साहब कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला कारण बात करो तो कार्बन यौगिक जो होते हैं वो श्रृंखलन का गुण होता है। कार्बन यौगिक में क्या होता है, श्रृंखलन का गुण होता है। जस्ट मैं एग्जांपल में बात करूं तो कार्बन 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 इस प्रकार से आप लोग जितना चाहो उतना ऊपर में कार्बन, चारों तरफ कार्बन कार्बन के साथ जोड़ सकते हो, ठीक ना। हजारों लाखों करोड़ों जितना चाहो आप लोग जोड़ते जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सब कार्बन इस प्रकार से वो आपस में होता है, उसका प्रॉपर्टी कि वो इस प्रकार से श्रृंखलन का गुण दर्शा सकता है, आपस में जोड़ सकता है कार्बन कार्बन के बीच में, समझे ना। उसी प्रकार से लिखा कि कार्बन के परमाणु का आपस में तथा दूसरे तत्वों के साथ द्विआवन, त्रिआवन या फिर बोलो एक आवन, ठीक ना, आवन से जुड़ सकना। भाई साहब कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो खुद के साथ तो द्विआवन, त्रिआवन, आपके पास सिंगल आवन के साथ तो जुड़ता ही जुड़ता है, कई और भी कई सारे तत्वों के साथ वो जुड़ सकता है, ठीक है। इस कारण से ये विशाल संख्या में पाया जाता है। उसी प्रकार से और एक सबसे बड़ा रीजन कि कार्बन में चतुस्संयोजकता होती है, जिस कारण से वो अपने चारों ओर बॉन्ड बना पाता है, ठीक ना। कार्बन यौगिकों का समझौता प्रदर्शित करना, यानी कि एक प्रकार का जैसे कि था ना आपका समस्थानिक, कोई एक तत्व का क्या होता था कि जिसका परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। उसी प्रकार से समन्वय क्या होता है कि एक ही उसका संरचना सूत्र तो एक ही होगा, मतलब समझ लो, सीधी सीधी बात बोलो तो जो उसका सूत्र होता है वो तो समान होगा, आणविक सूत्र होगा वो समान होगा, लेकिन संरचना सूत्र होता है वो भिन्न होता है। यानी वो दिखने में अलग जैसा होगा लेकिन जो असल में मेटेरियल होगा वो सेम ही होगा। समझ में आ रहा है ना बात। जैसे पेंटन के कितने होते हैं, हाँ कमेंट करके बताइए, आपको मैंने बताया हुआ था। अब भाई साहब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन है, दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं समझाइए। अब मैं ये समझाने वाला नहीं हूँ, मैं मॉडल पेपर में बताया था, ठीक ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायग्राम भी डाल दिया हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। भाई साहब इसको आप लोग खुद से लिख सकते हो, फिर भी मैंने लिखा है कि सौर ऊर्जा का उपयोग निम्न प्रकार से करते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग बड़ी बड़ी इमारतों, अस्पतालों, आपका हॉस्टलों में गर्म पानी की पाइपलाइन के लिए किया जाता है, पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। आई होप जैसे समझ में आ रहा है, मोटर वगैरह चलाते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं घर में। उसी प्रकार सौर ऊर्जा का उपयोग सौर सेल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ियाँ, कैलकुलेटर को चलाने में किया जाता है। देखो ना उन लोगों में छोटे छोटे सोलर पैनल लगा होता है, सोलर से चार्ज हो सकता है। और भी इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह आ जाता है जिसको सोलर पैनल से चार्ज किया जा सकता है, ठीक ना। सोलर सेलों द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी सीधा सीधी बात बोल रहा है कि जो सौर सेल होता है वो क्या करता है, हमारा जो विद्युत ऊर्जा है उसको हम लोग जो हमारा प्रकाश ऊर्जा है उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। यानी कि हम लोग सौर सेल की मदद से, फिर बोलो सौर सेल से क्या बनता है, सौर पैनल बनता है। तो सौर पैनल इनडायरेक्टली हम लोग सौर पैनल का ही ना बात कर रहे हैं, तो सौर पैनल के कारण हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग भोजन के निर्माण के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा को भाई साहब भोजन के निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है। कौन करता है, पेड़ पौधा करता है, हम लोग भी करते हैं। सोलर कुकर बोल लो, आई होप कि आप लोगों ने सुना होगा, उसको में आपका फिर सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, उसको भी आप लोग ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, अनाज, मछली, कपड़ा वगैरह सुखाने के लिए हो गया, समुद्र पानी से नमक बनाने के लिए हो गया, ठीक ना। उसके बाद फिर जल पंप वगैरह, मतलब पृथ्वी से जल निकालने के लिए हम लोग जो मोटर वगैरह का उपयोग करते हैं उसको हम लोग सोलर से चला सकते हैं। तो यहाँ से अब आपका सेक्शन से शुरू होता है, यानी कि आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। ये हम लोग कल बात डिस्कस करेंगे, देख लो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये विद्युत जनित भी बहुत अच्छा समझाऊंगा मैं, सब कुछ एकदम देख लो एकदम डायग्राम के साथ। तो भाई साहब आपको क्या करना है, अगर आप लोग नए बच्चों तो क्या करो, हमारे साथ जुड़ जाए इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए, ठीक ना, ताकि आप लोग के एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव तो मैंने निपट दिया है, अब आप सब्जेक्टिव भी मैं निपटा दूंगा, मैथ का भी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, टेंशन लेना आपको, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ।